नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं 22 जिले 22 खबर की। सीएम मनोहर लाल ने करनाल पहुंचकर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया और इस प्लांट को 70 करोड़ की लागत से बनाया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करनाल पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले अब यहां पर करनाल के सेक्टर 37 में बने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया, जहां पर सभी अधिकारियों ने उनके साथ जो है इसका निरीक्षण किया और बताया कि यह 70 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है, जिसका जो यहाँ से पानी ट्रीटमेंट करके आगे किसानों के लिए सप्लाई किया जाएगा। सिंचाई विभाग की तरफ से किसानों को खेतीबाड़ी के लिए यह पानी यूज करने के लिए आगे दिया जाएगा। वहीं मीडिया के सवाल पूछने पर उन्होंने बताया कि राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार की उठाक पटक चल रही है उसके बारे में उन्होंने कहा कि उनको भ्रष्टाचार ही नज़र आता है। जो भ्रष्टाचारी होते हैं और जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। फिलहाल उन्होंने कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर निशाना साधा। करनाल से केसी आर्य है, इंडिया न्यूज। वहीं कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। उस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1100 गांवों को हरा भरा करना है और अगले 5 साल में 20% भूमि पर वृक्ष लगाकर उसको हरा भरा किया जाएगा। पूरे हरियाणा प्रदेश को हरा भरा करने की मुहिम चली है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकारी स्कूलों को खोलने का जल्द विचार बनाया जा रहा है और इसके लिए विशेषज्ञों की राय भी ली जा रही। सरकारी स्कूलों को खोलने का काम कोई ज़्यादा रिस्क का काम नहीं है। स्कूलों से स्कूल प्रबंधकों को सिर्फ आदेश दिए गए हैं कि वो ट्यूशन फीस ले। वहीं इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी झज्जर में इनेलो के कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पार्टी के पदाधिकारियों की मीटिंग ली और उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों को संगठन मजबूत करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में अभी इनेलो की हवा चल रही है और आने वाला समय इनेलो का होगा। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के भी उन्होंने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव की सीट इनेलो की ही झोली में आएगी। उधर रेवाड़ी में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और कोरोना के 45 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद कोरोना का आंकड़ा 1261 तक पहुंच गया है। रेवाड़ी के अंदर लगातार कोरोना संक्रमित केसों का बढ़ना कहीं न कहीं जिला प्रशासन के लिए एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसी कड़ी के अंदर आज सुबह सवेरे 45 तो शाम होते होते 5 और नए केस सामने आए, यानी कुल मिलाकर 24 घंटे के अंदर 50 केसों का सामने आना लोगों में भी दहशत फैलाने वाला काम कर रहा है। अब कुल रेवाड़ी के अंदर 1261 मामले हो गए हैं, जबकि 877 लोग ठीक हो चुके हैं, जिनमें से 8 लोगों की मौत भी हो चुकी है और अब एक्टिव केस 376 शेष रह गए हैं। अब लोगों को अपनी चिंता खुद करनी होगी, क्योंकि उनका जीवन अपना है। बार बार इंडिया न्यूज़ हरियाणा भी आपसे यही अपील करता है कि जब भी आप घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा कर रहें और सामाजिक दूरी तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही एक मुख्य बचाव है जो आपको इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से बचा सकता है। कैमरा पर्सन चंद्रशेखर के साथ श्याम बाटला, इंडिया न्यूज़ रेवाड़ी। तो अंबाला में कोरोना का कहर अभी भी बरकरार है, जहां पे कोरोना के 49 नए मामले सामने आने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। इन मरीजों में से 24 कोरोना के मरीज अंबाला सिटी से हैं तो 11 अंबाला कैंट से हैं और बाकी के कोरोना के मरीज ग्रामीण एरिया से हैं। फिलहाल सभी कोरोना मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो सिरसा में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए हैं और लगातार बढ़ रहे मामले के बावजूद लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए नजर आए। सिरसा में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है और रोज नए मामले आ रहे हैं। अगर आज की बात करें तो आज भी 6 मामले कोरोना के नए पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद कोरोना की संख्या 287 तक पहुंच चुकी है। वहीं अगर रोडवेज की बात करें तो रोडवेज में लगातार ना तो रोडवेज प्रशासन को इसकी चिंता है और ना ही कई सवारियां चिंतित दिखाई दे रही है। रोडवेज के अंदर नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। निर्धारित संख्या से ज्यादा सवारियां बैठाई जा रही है। वहीं टिकट लेने वालों में भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करवाई जा रही। बस अड्डा परिसर में कोरोना को लेकर सवारियां चिंतित दिखाई नहीं दे रही। वहीं रोडवेज प्रशासन भी लगातार नियमों की अवहेलना कर रहा है। साथ साथ बात करें तो लगातार जिस तरह से बस अड्डा परिसर के जो रोडवेज के अंदर जो
स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तैनात किए गए, वो जरूर अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हैं। लगातार जो भी यात्री आता है उसका डाटा तैयार किया जाता है और इसके साथ साथ उनकी स्क्रीनिंग भी की जाती है और टेम्परेचर भी मापा जाता है। लेकिन रोडवेज प्रशासन कहीं न कहीं कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। यानी जो सवारियां ऐसा जो कहा गया था, जो नियम बनाए गए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ बस में सवारियां बिठाई जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं रोडवेज प्रशासन बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। अब देखना होगा कि रोडवेज प्रशासन कब इस नियमों को लेकर गंभीर होता है या फिर कोरोना को यूं ही आमंत्रित करता रहेगा। सिरसा से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। उधर पंचकुला में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने प्लाज्मा बैंक का लोकार्पण किया और इस दौरान 3 लोगों को प्लाज्मा डोनेट किया गया। आज पंचकुला जनरल अस्पताल को प्लाज्मा बैंक की सौगात मिली है। हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने आज इसका शुभारंभ किया। इस मौके पर पंचकुला के जिला उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा, इसके अलावा सीएमओ डॉक्टर जसजीत कौर और कई गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। कल जो है हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ऑनलाइन रोहतक से जो है शुभारंभ किया था और आज पंचकुला को इसकी सौगात मिली। और बड़ी बात यह रही कि पंचकुला में जो कोविड के पेशेंट रहे थे गुलशन कुमार, उन्होंने सबसे पहले आज अपने प्लाज्मा का दान किया और लोगों से अपील की कि आप लोग भी आइए और दान कीजिए। गुलशन कुमार अब बिल्कुल स्वस्थ हैं और उन्होंने अपील की है कि कहीं ना कहीं लोगों को बचाने की ज़रूरत है, आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो आज प्लाज्मा बैंक पंचकुला में शुरू हो गया। पूरे स्टेट की बात करें तो 5 जिलों में ये बैंक शुरू किए गए हैं। कहीं ना कहीं लोगों को आस जगी है कि अब उनका इलाज हो सकेगा। वहीं पंचकुला के विधायक जो हैं ज्ञानचंद गुप्ता और जो स्पीकर हैं हरियाणा के, उन्होंने कहा है कि 99% ये सक्सेसफुल रहेगा। पंचकुला से कपिल लावकल के साथ मैं मृणाल। वहीं फरीदाबाद में भी प्लाज्मा कैंप की शुरुआत कर दी गई है। इसका शुभारंभ जिला उपायुक्त यशपाल सिंह ने किया है। फरीदाबाद के जिला उपायुक्त जो यशपाल सिंह यादव ने आज उन्होंने एक यहाँ पर बड़ी शुरुआत की है और जो सरकारी कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए थे और जो अब ठीक हो चुके हैं वो अपना प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं। इसकी शुरुआत आज उन्होंने की है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लाज्मा दान करें ताकि जो कोरोना संक्रमण से पीड़ित है मरीज, उनकी मदद की जा सके और उनको इस बीमारी से जो है निजात दिलाई जा सके। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी ये बड़ी पहल है। जो पहले कोरोना संक्रमण के मरीज हो चुके हैं और जो ठीक हो चुके हैं वो अपनी मर्जी से अब अपना प्लाज्मा दान कर रहे हैं ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। जिस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान सरकारी कर्मचारियों ने अपनी अच्छी भूमिका निभाई है, तो उसके तहत अभी एक अच्छी पहल भी यहाँ पर कर्मचारियों द्वारा शुरू की गई है जो कि सराहनीय है। पृथला से इंडिया न्यूज़ के लिए राजेंद्र दहिया। वहीं भिवानी में रोडवेज की बसों में यात्री लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि परिवहन विभाग मुस्तैद है, लेकिन फिर भी यात्री खुद ही अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोविड-19 जैसी पेंडेमिक को लेकर जहां राज्य परिवहन का दस्ता पूरी तरह से तैयार है, राज्य परिवहन की टीम, अधिकारी, कर्मचारी, चालक परिचालक या दूसरा स्टाफ पूरी तरह से जहां मुस्तैद दिखाई देता है, वहां लोग आज भी समझने को कतई तैयार नहीं है। राज्य परिवहन के भिवानी डिपो के अलावा हमने बसों की मॉनिटरिंग की थी, बसों में देखा था, सूरत हाल देखा था कि लोग कैमरे को देखकर जरूर मुंह को ढांप रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद समझने को कतई तैयार नहीं है। और इसके पीछे वजह शायद यही है, नियमों का उल्लंघन करना उनकी आदतों में शुमार हो चुका है। अगर बात भिवानी डिपो की करें, पहले पहल जब देखा गया था महज पंचकुला के लिए यहाँ से बस रवाना की जाती थी, वो बस आज भी अनवरत जारी है। चंडीगढ़ और दिल्ली को छोड़कर बाकी तमाम रूटों पर बसें दौड़ाई जा रही हैं। बात चाहे राजस्थान की करें, बात चाहे यूपी की करें। हालांकि मथुरा के लिए बस जो है, जो पहले चलती थी 4 बजे, उसको रवाना किया जा रहा है। भले ही बस में सवारियां कम आ रही हैं, लेकिन इसके वहीं चरखी दादरी पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने सदर थाना चरखी दादरी में त्रिवेणी का पेड़ लगाया और उन्होंने ये भी कहा कि त्रिवेणी जिस स्थान पर लगी होती है वहां का माहौल शीतल और शांतिमय होता है। सेवा सुरक्षा सहयोग के अलावा पुलिस सामाजिक सरोकारों से भी जुड़ी है। यही कुछ संदेश देने का प्रयास किया है चरखी दादरी पुलिस के द्वारा। चरखी दादरी के पुलिस कप्तान बलवान सिंह राणा के द्वारा चरखी दादरी में आज पौधारोपण अभियान का आगाज किया गया।
इस अभियान के तहत सदर थाने में न केवल त्रिवेणी लगाकर लोगों को ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि पौधों से हमें केवल फल फूल या छाया ही नहीं मिलती, बल्कि ये वातावरण को भी शुद्ध करते हैं। पुलिस कप्तान के द्वारा लोगों का आह्वान किया गया कि वे अधिक से अधिक पौधे लगाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, क्योंकि अगर पर्यावरण संरक्षित नहीं रहेगा तो लोगों का जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। कुछ इसी संदेश को लेकर आज से पौधारोपण अभियान का आगाज किया गया। त्रिवेणी लगाई गई, नीम, पीपल, बड़, इन 3 पौधों को लेकर आज से पौधारोपण अभियान की शुरुआत की गई। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और अब बात सोनीपत जिले के ग्राम पंचायतों की करते हैं, जहां पर लोग अपनी पंचायत के कामों से नाखुश हैं। और कैसा है सोनीपत की ग्राम पंचायत का हाल, ग्राउंड जीरो से कवर की गई हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें गांव पंचायतों के काम की चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। मानो गंदगी का अंबार विकास पर हुए खर्च की मियाद बता रहा हो। जर्जर सरकारी इमारतें मानो पंचायत के मजबूत इरादों को बयां कर रही हों। इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम सच्चाई जानने के लिए 2 हलकों के गांव में पहुंची तो लगभग सभी गांव के हालात एक जैसे थे। क्या क्या काम होने चाहिए? सफाई नहीं, नाली सफाई नहीं, ये को देखियो गंदगी हो रही, कोई गंदगी हो रही है, सड़क टूटी पड़ी सारी, रास्ता लेकर बाहर नहीं। हालांकि कुछ तस्वीरें थोड़ा सुकून पहुंचाने वाली भी थीं। कई गांव की गलियां पक्की हो चुकी हैं और पंचायत के काम से लोग भी थोड़े खुश हैं। हमारे गांव में कोई सरपंच नहीं है। अच्छा जी। कोई विकास कार्य नगर निगम में था तो कुछ काम हुए, फिर 3 साल से वो भी हट गया। अच्छा जी। वहीं हरियाणा सरकार ने आंगनवाड़ी कर्मचारियों के लिए नया फरमान जारी कर दिया है। इसके तहत वो हर दिन अपनी ड्यूटी पर पहुंचकर विभागीय अधिकारियों को अपनी लोकेशन को सेंड करेंगे। और यमुनानगर जिले में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है। सरकार द्वारा आदेश जारी किया कि आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर जहां भी ड्यूटी स्थल पर पहुंचते हैं तो अपनी लोकेशन सेंड करेंगे, ताकि सरकार को पता लगे कि कौन ड्यूटी दे रहा है, कौन नहीं और किस जगह दे रहा है। लेकिन ये आदेश सरकार का आंगनवाड़ी वर्करों को जो खल नहीं रहा। आज उन्होंने जिला सचिवालय पर प्रदर्शन किया और कहा कि जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको बहुत कम मानदेय दिया जाता है और उनके पास ना तो स्मार्टफोन है, ना सिम की सुविधा है और बहुत आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर तो ऐसे हैं कम पढ़े लिखे, उन्हें तो फ़ोन तक चलाना नहीं आता। यदि सरकार उनसे लोकेशन चाहती है तो उनको फ़ोन की व्यवस्था कराए, सिम दे और नेट उपलब्ध कराए। रेखा रानी जो यहाँ की प्रधान है उसने कहा कि 27 तारीख को प्रदेश स्तरीय एक रोहतक में बैठक होने जा रही, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर व हेल्पर निर्णय लेंगे कि किस तरह से अपनी रणनीति अपनाई जाए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 7, 8 व 9 अगस्त को धरने प्रदर्शन किए जाएंगे और 9 तारीख को जेल भरो का भी आंदोलन चलाया जाएगा। अब देखना ये होगा कि सरकार आदेश वापस लेती है या आंगनवाड़ी वर्कर झुकते हैं। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। उधर कैथल में भी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने सरकार के फैसले का विरोध किया और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा को ज्ञापन सौंपा। आंगनवाड़ी वर्करों का आज प्रदर्शन लगातार जारी रहा। आज सुबह 10 बजे सचिवालय के अंदर काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में महिलाएं इकट्ठी हुई और सचिवालय से प्रदर्शन करती हुई, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए ये पेवा चौक से होते हुए राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास पर पहुंची और वहां पर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। तो वहां पर राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के ना मिलने से काफ़ी नाराज़ दिखाई दी और काफ़ी रोष प्रकट किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। जब वहां कोठी के निवास से जब निजी सचिव ज्ञापन लेने के लिए वहां पर पहुंचे तो आशा वर्करों ने ज्ञापन देने से मना कर दिया और जो ज्ञापन की प्रतियां थी, जो कॉपियां थी, कोठी पर ही जला दी। इसके बाद जब राज्य मंत्री को सूचना मिली कि प्रतियां यहाँ पर जलाई गई है तो उन्होंने तुरंत निजी सचिव को मैसेज दिया कि आप जो आशा वर्करों हैं इनकी टीम एक गठित करके रविवार को सुबह 10 बजे कोठी पर आने के लिए बोला। तो आशा वर्करों ने उनको जो रविवार का समय दिया गया है वहाँ पर आने के लिए बोला गया है राज्य मंत्री द्वारा। अब देखने वाली बात ये होगी क्या इनके जो मांगे हैं राज्य मंत्री पूरी करेंगे या नहीं। कैथल से कैमरामैन पवन राविस के साथ मनोज मलिक, इंडिया न्यूज़ कैथल।
वहीं फतेहाबाद के टोहाना में भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने विरोध प्रदर्शन किया और कर्मचारियों का यह कहना है कि उन्हें समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर स्वास्थ्य कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा पूरे प्रदेश में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। इसी कड़ी में टोहाना के नागरिक अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के महासचिव रमेश कुमार के नेतृत्व में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया तथा केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जो श्रम कानून में बदलाव किया गया है उसके विरोध में प्रदर्शन किया गया। साथ ही 7वां वेतन आयोग लागू करने, वेतन विसंगतियों को दूर करने, वहीं कर्मचारियों की मुख्य मांगों को लेकर आज यह प्रदर्शन किया गया तथा पूरे प्रदेश में जो है सरकार के खिलाफ ज्ञापन दिया गया है ताकि उनकी मांगों पर संज्ञान लिया जा सके। टोहाना से सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो प्रदेश में संपत्तियों की रजिस्ट्री में घोटाले के मामले को लेकर के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता और बजरंग गर्ग ने यह कहा कि मामले में घोटाले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि घोटाले की सारी सच्चाई जनता के सामने आए। जबकि सरकार ने 17 अगस्त तक प्रदेश में सभी तहसीलों में रजिस्ट्रियों पर रोक लगा दी। बजरंग दास गर्ग ने यह भी कहा कि रजिस्ट्रियों में सेवा शुल्क लेने का काम काफी सालों से चल रहा है। यहां तक कि प्राइवेट कॉलोनियों में प्लॉट की रजिस्ट्रियां करवाने के नाम पर भी तहसीलों में मोटी रकम वसूली जाती है। तो गुड़गांव में हो रही अवैध रजिस्ट्रियों की बात करें जिसका खुलासा आरटीआई से हुआ है और खुलासे के बाद से ही सरकार और विपक्ष में तनातनी का माहौल बना हुआ है। तो पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। गुरुग्राम में आरटीआई से एक बड़ा खुलासा हुआ है कि लॉकडाउन के दौरान करीब 1200 रजिस्ट्री अवैध रूप से की गई हैं। ये सभी रजिस्ट्री अवैध कॉलोनियों की बिना एनओसी के आधार पर रजिस्ट्री की गई, जिसके बाद ये मामला पूरा संज्ञान में आया। आरटीआई में ये भी खुलासा हुआ है कि जिस तरह से पूरी रजिस्ट्री की गई हैं उसमें जो एनओसी लगनी थी वो एनओसी नहीं लगाई गई। इसके साथ साथ 7 तहसीलों के अंदर ये रजिस्ट्री हुई हैं। बाकायदा आरटीआई में ये भी खुलासा हुआ है कि जिस तरह से जिस जगह रजिस्ट्री पर पूरी तरह से बैन था उस जगह भी ये रजिस्ट्री की गई। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से आरटीआई में खुलासा हुआ तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस मामले को लेकर संजीदा नजर आ रही है और उसके बाद से हरियाणा सरकार ने 17 अगस्त तक रजिस्ट्री पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष भी लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है, लेकिन देखना अब ये होगा कि जिस तरह से मामला सामने आया और करीब 1200 रजिस्ट्री अवैध रूप से अवैध कॉलोनियों की कर डाली गई, उसके बाद अब सरकार किस तरह से इन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करती है। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। और अब बात जींद में उस पिता के काले कबूलनामे की जो कि आपको हैरान कर देगा। जींद के सफीदों में एक कातिल पिता ने अपने 5 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। जींद के गांव डिडवाड़ा में नहर में मिली 2 लड़कियों की हत्या में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। नाबालिग लड़कियों के पिता जुम्मा ने दोनों लड़कियों की बेहोशी की हालत में नहर में फेंकने के साथ साथ अपने 2 बेटों व एक बेटी की हत्या का जघन्य अपराध भी कबूला है, जिसे ग्रामीणों द्वारा पुलिस को हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी पिता जुम्मा को गिरफ्तार कर लिया, जिसे शनिवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस हत्याकांड में किसी तांत्रिक की भी अहम भूमिका सामने आ रही है। जुम्मा ने कबूला कि 15 जुलाई की रात्रि दोनों बच्चियों के साथ उसने पूरे परिवार को 3-4 नींद की गोलियां चाय मिलाकर दे दी थी, जिसका बाद पूरा परिवार बेहोश होकर सो गया था। तो मध्य रात्रि उसने छोटी बच्ची को आगे बाइक पर तकिया रखकर लिटाया और दूसरी बच्ची को पीछे से पीठ पर बांध कर दिया और उसके बाद बेहोशी की हालत में लड़की को नहर में फेंक दिया। पोस्टमार्टम में खुलासा हुआ कि मौत डूबने से हुई है। जुम्मा ने माना कि उसने करीब 15 माह पहले अपने 2 साल के बेटे नवी व 4 साल आर्यन को भी गेहूं में रखने वाली सल्फास की गोली देकर मार दिया था। इससे 8 साल पहले 9 माह के मासूम को भी गला दबाकर मौत के उतार दिया था। उसने बच्चियों की हत्या तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़कर की है। मामले का खुलासा होने पर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे में कलयुग पिता ने अपने 5 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया है। जींद से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए। उधर रोहतक में बदमाशों ने अदालत परिसर में एक शख्स को किडनैप किया और फिर उसकी हत्या कर डाली। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर रोहतक की प्रेस को संबोधित कर रहे थे कि हरियाणा में क्राइम घटा है, लेकिन वहीं उसके कुछ महज दूरी पर उसी समय एक बर्खास्त पुलिस कर्मचारी का किडनैप कर उसकी हत्या कर दी जाती है। कारण ये बताया जा रहा है कि प्लाट को लेकर उनका विवाद था और गांव के ही 7 लोगों ने उसकी हत्या की है। अभी फिलहाल पुलिस हत्या का मामला दर्ज कर जांच कर रही है और परिजनों ने बयान दर्ज करा दिए हैं और सबको पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर रखवा दिया गया है।
पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है और पुलिस टीम गठित कर दी गई है आरोपियों को पकड़ने में, लेकिन अभी तक कोई सफलता हासिल नहीं हुई है। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए रोहतक से मैं सुरेंद्र सिंह। तो वहीं महेंद्रगढ़ में किसानों ने नेशनल ग्रीन कॉरिडोर का काम रुकवा दिया है। दोंगा डहेर गांव के किसान और ग्रामीणों का ये काम इस वजह से रुकवाना पड़ा है क्योंकि उनके खेत में जाने का रास्ता इसकी वजह से बंद हो गया। आपको ये भी बता दें कि कुछ समय पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस 152D ग्रीन कॉरिडोर का शिलान्यास किया था, लेकिन गुस्साए किसानों की वजह से फिलहाल यहाँ पे काम रोक दिया गया। उधर पानीपत से एक लाइव मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। लाल बत्ती चौक के पास एक गली से जब एक युवक साइकिल पर सवार होकर आ रहा था, तभी गली में से एक महिला और एक आदमी आते हैं और साइकिल उसको टच हो जाती है। इतनी सी बात पर महिला और उसका साथी साइकिल सवार आदमी को लात घूंसों से पीटने लगा है, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। उधर पलवल में एवीटी स्वात की टीम ने बावरिया गैंग के लुटेरे को गिरफ्तार किया और ये लुटेरा अपने गैंग के साथ मिलकर केजीपी केएमपी एक्सप्रेसवे और हाईवे पर कारों को पंचर करके लूटपाट की वारदात को अंजाम देता था। आरोपी पर पलवल पुलिस के द्वारा 5000 का इनाम घोषित किया गया था, जिसको गिरफ्तार किया गया। तो नूंह जिले के बिछोर थाना क्षेत्र के हतन गांव के पास पुरानी रंजिश के चलते एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और दूसरे को गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पीड़ित परिजनों का यह कहना है कि बीते रमजान के माह में पानी को लेकर के दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ। इसके बाद इसकी शिकायत भी पुलिस को दी गई, मामला भी दर्ज हुआ, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। और चलिए इसी के साथ 22 जुलाई 22 खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना।